हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनुराधा तैयारी करने जा रही हूँ आपके साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड वी विल प्रिपेयर मॉक टेस्ट सीरीज। इन दिस सीरीज आई विल ट्राई टू कवर अप 10 to 12 to 15 क्वेश्चन पेपर्स, जितने भी मैं कर सकती हूँ टिल आपके फाइनल एग्जाम बोर्ड तक। फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की डेट जब तक है ना, आपका मैथ्स का पेपर जब तक है, तब तक मैं आपके साथ तैयारी करती रहूंगी। ये हमारी जीत की तैयारी है और हमारा स्कोर है 80/100, 80 लाने का। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर कवर करेंगे, पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दूंगी मैं आपको। वीडियो लेक्चर है क्योंकि पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी इसमें। मोटिवेशनल थॉट, थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। यस, यू कैन मेक इट हैपन। आप 80/80 ला सकते हैं, आप पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से सेक्शन ए के सबसे पहले हमें दिया है वेक्टर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि पूरे पेपर का सोल्यूशन मिलेगा आपको, एक एक क्वेश्चन का मिलेगा। सो कहीं जाइएगा मत, ध्यान से देखते रहिए। जो क्वेश्चन आता है उसको खुद से पेन पेपर लेके बैठिए, उसको करिए और स्टार्ट सॉल्विंग विद मी। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, उसने आपसे सीधे सीधे पूछा ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। व्हाट इज ए प्लस बी? सबको ऐड करना था। हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स? हमको क्या करना है, आई से आई ऐड करना है, जे से जे ऐड करना है, के से के ऐड करना है। आई ए प्लस बी जब आप करेंगे तो आप देखिए आपके पास आएगा 9i प्लस जे। इसी तरीके से व्हेन यू डू ए माइनस बी आपके पास आएगा, आप देखें जरा इसको, इट विल बी माइनस ऑफ 3i प्लस 3 ऑफ जे प्लस 10 ऑफ के। आप निकाल के देखिए दो वेक्टर्स को एडिशन कैसे करते हैं। अब आपने लेना है दोनों का क्या, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट में जस्ट मल्टीप्लाई योर आई कॉम्पोनेंट विद आई कॉम्पोनेंट, जे विद जे एंड के विद के। तो इसके साथ जब आप करेंगे तो यू विल गेट -27 फ्रॉम हियर। नेक्स्ट आएगा आपके पास 3 और नेक्स्ट आएगा आपके पास 10। बात समझ में आ रही है? दिस इज क्लियर टू ऑल। और आपका आंसर कितना आ जाए, सॉरी 10 नहीं आएगा, 10 into 0 एंड कितना आंसर आ जाएगा, दिस विल बी -24। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपके पास, दिस बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आर यू गेटिंग? नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी। आपको इनइक्वालिटी दी है, आपको उसका ग्राफ बताना है कि किधर लाई करेगा किधर नहीं लाई करेगा। चलिए 2x प्लस 3y का जरा ग्राफ बना लेते हैं इक्वल टू 6 लेके। क्या ग्राफ बनेगा? इफ यू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स, दिस इज योर एक्स वाई। एक्स को 0 पुट करिए, एक बार वाई को 0 पुट करिए। जब आपने एक्स को 0 पुट किया यू विल गेट y as 2। व्हेन यू पुट y is equals to 0 you will get x as 3। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए हैं, एक ये और एक ये। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं आप? ग्राफ बनाना सबने आता है। दिस इज 1 2 0 1 2 and 3। तो इफ यू सी दिस इज योर पॉइंट 3,0 and this is your point, you have 0,2, this is your point. So these 2 points when you meet combine join them you will get your line of the graph। ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि शेड किधर होगा, कैसे पता करते हैं आप? आपको जो गिवन आपके इनइक्वालिटी है, in that you put x and y both equals to 0। अगर आपने 0 को पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बी 0 greater than 6। और ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? बेटा जी ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, नॉट टुवर्ड्स। ट्रू का मतलब होता है टुवर्ड्स द ओरिजिन और फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। वो बोल रहा है कि हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन। कंटेन्स द ओरिजिन कर रहा है, वो नहीं कर रहा। हाफ प्लेन दैट कंटेन्स नीदर कंटेन्स द ओरिजिन नोट द पॉइंट्स ऑफ द लाइन। अब इक्वालिटी है, इसका मतलब ये लाइंस को भी नहीं क्या करती है, डॉटेड लाइन होती है एक्चुअली हमारी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी इसको, ये हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है। बाकी तो क्या दे रहा है, एक्स वाई प्लेन ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से कर लेते हैं। ए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ऑर्डर 3 का, सच दैट ए ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू 10i। इफ यू सी दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी आई गेव यू, दैट ए ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है? क्या प्रॉपर्टी होती है? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और ये आपको किसके इक्वल दिया है? 10i के इक्वल। इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया? डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 10 हो गया और यहाँ पे हम सीधा सीधा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन उसने हमसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या होगा। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है। फॉर्मूला होता है इसका दिस पावर n-1 और n आपका यहाँ पे होता है ऑर्डर। इसलिए मैंने आपको कहा था मैं आपके साथ साथ ना बहुत सारी चीजें बताते चलूंगी जो शॉर्ट आपके पास आने वाली है, रिवाइज भी होती चली जाएंगी आपकी चीजें। तो n आपका ऑर्डर है यहाँ पे और ऑर्डर की वैल्यू है 3। तो इसका वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे पुट कर दीजिए 10 के पावर आ जाएगा 3 - 1, दिस विल बी 10 स्क्वायर और आपका आंसर आ गया यहाँ पे 100। और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए एंड बी आपके पास दिए हैं, आपके पास कितने 1 2 3 4 5, आपके पास 5 एलिमेंट्स दिए हैं और 2 नंबर्स आपको क्या करने हैं, 2 नंबर्स ए एंड बी यू हैव टू चूज एट रैंडम। एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? टोटल केसेस की अगर हम बात करें 5 में से मैंने 2 चूज करने हैं, मींस वी नीड टू अप्लाई कॉम्बिनेशन। तो वी कैन से डायरेक्टली 5c2 और 5c2 का मतलब क्या होगा, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा
3 फैक्टोरियल इंटू 2, और 3 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं ना। सो क्या देगा ये, सॉरी जरूरत नहीं है, 3 फैक्टोरियल रख लेते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से दिस कैंसिल आउट, यू विल हैव टोटल नंबर ऑफ केसेस 10। अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालने की किसकी है। इवेंट क्या है हमारा, यहाँ पे इवेंट है हमारा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी शुड बी एन इंटीजर। ए बाई बी इंटीजर होना चाहिए, मतलब ए और बी अगर मैं रैशनल एक नंबर निकालूं तो दैट शुड बिलोंग्स टू द इंटीजर। क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, देखिए 1/2 नहीं हो सकता, ठीक है, तो 1/2 मतलब इंटीजर होना चाहिए, रैशनल नहीं हो सकता। तो फेवरेबल केसेस कैन बी 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 एंड 4/2। इसके अलावा अगर कोई बनता है तो मुझे बताइए, मेरे हिसाब से फेवरेबल शुड बी हियर 5 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, दैट विल बी फेवरेबल डिवाइड बाय द टोटल एंड द आंसर विल बी 1/2 एंड अकॉर्डिंगली चूज योर आंसर। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1/2। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा भाई, इवेल्युएट ऑफ डिटर्मिनेंट। इवेल्युएट करना है, ऐसे करते हैं 2x2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा डेल्टा का वैल्यू, x - 1 ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्यूब। अब इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बेटा जी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर आप इसको देखो, ये आइडेंटिटी है किसकी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की, और इसका वैल्यू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ऐसे, और ये हो गया। और इसको आप क्या करेंगे, सीधा सीधा सा आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर कितना है -1, और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन पढ़ना बहुत सारा है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो दिन में देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके आप कर सकते हैं, रात को देख रहे हैं तो खाने पीने का सामान साथ में रखिएगा, वरना रात को डिस्टर्ब मत करिएगा घर वालों को, वरना तुमको भी गाली पड़ेगी, ठीक है। खुद भी नहीं सोते, हमको सोने भी नहीं देते, क्योंकि हमको अभी सोना नहीं है, हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक पढ़ाई की नहीं की पर आप पढ़ना पड़ेगा। हमें दिया है 2 लाइन्स, 2 लाइनें दे रखी है हमको, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें कंडीशन बतानी कि कौन सी ट्रू होगी। अब परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि आपके पास A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए A1 A2 B1 B2 हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। पहले फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, x इक्वल्स टू AY प्लस B, और दूसरा है Z इक्वल्स टू CY प्लस D। मैं पहले वाले का निकालूं अगर, तो यहाँ से देखा दोनों में ना y कॉमन है, तो y की वैल्यू निकालूं अगर तो आएगी x माइनस बी डिवाइड बाई a। यहाँ से आया y, और यहाँ से y किसके इक्वल आएगा, यहाँ से y आएगा z माइनस d डिवाइड बाई c। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। क्लियर कि कैसे करना है, देखो इक्वेशन बन गई ना कार्टेशियन फॉर्म में, सीधी सीधी सी। सिमिलरली आप दूसरी वाली निकाल के देखिएगा, दूसरी में डायरेक्ट लिखती हूँ, x माइनस बी डैश डिवाइड बाई a डैश इक्वल्स टू y डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू z माइनस d डैश अपॉन c डैश, ये आपके पास आएगी। और अप्लाई कर दीजिए। अब इसकी ये नीचे वाले क्या होते हैं, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। जस्ट पुट दिस इन योर गिवन कंडीशन, तो क्या आ जाएगा, यू विल हैव a ऑफ a डैश प्लस 1 into 1 plus c of c dash equals to what, 0, and you will have a dash plus c dash equals to -1, and this will be your answer। चेक कर लीजिए कौन से वाला a b c d, आंसर c d will be the correct option। बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं फटाफट से। आपके पास मैट्रिक्स दिया है 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a is 8 और 3x दिस का आपको वैल्यू निकालना है। एक बात बताइए, अगर आपके पास ये ऑप्शन होता है तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं इस तरीके से, आपके पास k स्क्वायर भी बाहर निकलता है और आपके पास k क्यूब भी बाहर निकलता है। बट ये k स्क्वायर और k क्यूब कब निकलता है, ये निकलता है जब 2x2 का मैट्रिक्स होता है, और ये 3 में निकलता है जब ये 3x3 का मैट्रिक्स होता है। मतलब इसका वैल्यू डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 2x2 हो जाता है और 3x3 में k क्यूब आएगा। हमको दिया है 3x3, तो यहाँ से वैल्यू अगर मैं दिखाऊं तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का वैल्यू कितना आएगा, बाहर कितने निकलेगा, 3/3 निकलेगा, और डिटर्मिनेंट a का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 27 इंटू हाउ मच 8, और आंसर कितना आ गया 216, एंड द ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी करेक्ट। आपको समझ में आ रही है, चीजें अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। लाइक कर देंगे तो क्या होगा, मुझे भी मजा आएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको सारी वीडियोस टाइमली मिलती रहेंगी एंड यू विल हैव द सोल्यूशन ऑन द राइट टाइम। बात समझ में आ रही है। और दोस्तों के साथ भी बता सकते हैं आप अपने दोस्तों को कि भाई यहाँ से हमारी मैडम हमको पेपर करा रही है, तो आपको अगर करना है तो आप लोग भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है, इफ a इज ए नॉन जीरो वेक्टर आपको दिया हुआ है तो आपने इस चीज की ना वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब a नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर a को हम ले लेते हैं कुछ xi कैप प्लस yj कैप प्लस z
के कैप, ठीक है, ये नॉन जीरो वेक्टर ले लिया। अब सपोज मैं पहले वाली चीज की वैल्यू निकालू, सिर्फ ब्रैकेट की वैल्यू में निकाल रही हूँ। वेक्टर ए डॉट आई कितना देगा मुझे ये, इसका मतलब क्या है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को मैंने क्या करना है, मैंने आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई जब करोगे तो आई के साथ आई तो क्या देगा, एक्स दे देगा, लेकिन डू वी हैव जे और के कॉम्पोनेंट, नो, तो सिर्फ एक्स ही आंसर आएगा इसका। अब जब इसके साथ आप जे करोगे तो जे में कितना आएगा, सिर्फ वाई आएगा, और जब आप के करोगे तो के में आपके साथ क्या आएगा, सिर्फ जेड आएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए वापस में एक्स, अब आई भी साथ में था तो दोबारा से लिखना है इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और अगर आप देखो ये क्या था, ये गिवन वेक्टर था जो मैंने अज्यूम किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो इससे इजी क्वेश्चन क्या पढ़ोगे भैया आप लोग, ये क्या पढ़ोगे इससे इजी, आप पढ़ सकते हैं इससे इजी आप नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया आपको, डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। कैसे निकालते हैं पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियोज, क्या होते हैं, आपको लाइन 2, सॉरी इट इज गिवन टू बी 2 -4 एंड 5, और दूसरा क्या दिया आपको 0 1 एंड -1। कैसे करते हैं, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। निकाल लिए सीधे सीधा, 0 - 2 1 माइनस ऑफ दिस एंड -1 ऑफ दिस, तो कितना आंसर आया, आंसर विल बी -2 5 एंड -6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आपको दिया है दिस, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन एनीबॉडी टेल मी कि हम इसको करेंगे कैसे। चलिए कैसे करेंगे, कैन आई राइट दिस into this divided by 10 to the power x if I write using properties of exponent। थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेती हूँ आप लोग के लिए। ये लो मैंने थोड़ा सा सेपरेट भी कर लिया इसको इंटीग्रेशन के साथ, और थोड़ा सा मैंने ना लिमिट भी लगा लिया, सॉरी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर लिया। 2 to the power क्या है, 2 to the power x plus 1 है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे x minus 1 है, इसको हम नीचे ले आएंगे। तो इफ यू सिंप्लीफाई इट, दिस यू कैन राइट 2 into 2/10 होल पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/5 of 5/10, ठीक है। इफ यू सिंप्लीफाई ये 1/2 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो ये कितना बचा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 10 to the power -5x dx। देख लीजिए अगर आप कोई परेशानी है तो बताइए, इंटीग्रल 2 to the power -x dx। नाउ कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ a to the power x क्या होता है, ये होता है ax अपॉन log of a, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना, तो कितना वैल्यू देगा, माइनस ऑफ 2 e to the power -5x डिवाइड बाई इट विल बी log of 5, ये देगा माइनस माइनस प्लस 1/5 ऑफ 2 to the power -x डिवाइड बाई log of 2 प्लस c, ये आपका आंसर देगा इसका। आप जरा एडजस्ट कर लीजिए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ax plus by का हैज द मैक्सिमम वैल्यूज ऑन द 2 कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन। इसका मतलब क्या है कि आपने सपोज आपने ग्राफ बनाया, तो बोल रहा है कि सपोज हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बोल रहा है कि सपोज आपने ये लाइन बनाई है, तो बोल रहा है कि इस लाइन के जो 2 कॉर्नर पॉइंट्स है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके इन दोनों पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमम मिल रहा है और यहाँ पे भी मैक्सिमम मिल रहा है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे जहाँ पे z पे आपको मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगी। तो बताइए कितना आंसर होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2, फाइनाइट के इनफाइनाइट। देखो अगर कोई भी लाइन के 2 कॉर्नर पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब जो पूरी लाइन होगी ना, उस पूरी लाइन पे वो क्या होगा, पूरी लाइन पे भी आपको क्या देगा, वो मैक्सिमम देगा। सिर्फ 2 आंसर लिख के मत आ जाना, गलत हो जाएगा, आंसर विल बी इनफाइनाइट। अगर किसी भी लाइन के 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, अकॉर्डिंगली उस पूरी लाइन पे भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। बात समझ में आ रही है? सो आंसर विल बी द इनफाइनाइट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। यू नीड टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होता है। यहाँ पे जो x है इसको उड़ा दो, यहाँ से उड़ाओगे ऐसे, यहाँ से डिवाइड कर दो जो सारी इक्वेशन को x² से, यहाँ से हट जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसे इसको यूज करना होता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, और p का वैल्यू है यहाँ पे e टू द पावर 2 को बाहर लेते हैं dx अपॉन x, और ये कितना देगा, इट विल बी e टू द पावर 2 log ऑफ x। इंटीग्रल आता है सबको, अप्लाई कर लिए प्रॉपर्टी log की, इट विल बी e टू द पावर log ऑफ x², और e टू द पावर log क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा पास x²। तो x² देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आपको दे रखा है, कैसे निकालेंगे,
आपसे पूछा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू की वैल्यू, मतलब डबल डेरिवेटिव आपने निकालना है। जब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, y1 विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है क्योंकि y2 निकालना है। y2 जब निकालोगे इसका तो कितना आएगा, लगाइए नॉर्मल तरीका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ रूट ओवर, क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, कीप योर डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर विल बी 0, -1 है ना तो 0 हो जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे, इसका आएगा -2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ट्वाइस के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दिस विल कैंसिल आउट विद दिस, और अगर आप देखें तो ये तो कट जाना है और इसको शिफ्ट कर दीजिए इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y2। अगर आप देखें हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू बचेगी क्या, पहले वाला तो क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ से आया माइनस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें इसको मल्टीप्लाई करके 1 से, तो ये चीज क्या है, ये चीज हमारा क्या है, दिस वाज नथिंग बट आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, x और y1 रख देंगे, ये हमारा वैल्यू आ गया, और x y1 देख लो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। कोई डाउट है तो बताते चलिए, नहीं है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों को बताते चलिए भाई आ जाओ पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, ओहो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक क्वेश्चन डिग्री का आएगा फटाफट। डिग्री क्या होती है, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर कितना है इसमें, ऑर्डर कितना है, 1 है, 1 से ज्यादा डेरिवेटिव लिया ही नहीं, dy/dx है। और डिग्री क्या होती है, डिग्री हमें उसी ऑर्डर की देखनी होती है, हाईएस्ट पावर, उसी की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, उसी हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पे देख लो भाई, डिग्री कितनी है, 2 है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन विल बी द 2। ये मत भूला करो, लाइक करना और क्या नहीं भूलना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, विद व्हाट, नोटिफिकेशन को भी क्या करना है, ऑन कर देना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी, 14। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास देखो, अभी से इजी क्या आएगा भाई, तुम लोग तो ना ऐसी बातें कर देते हो, डिटरमिनेंट निकालना है, इसका निकालो, डिटरमिनेंट कितना आएगा, इट विल बी 6 माइनस 4, और इसका कितना हो जाएगा, इसका निकाल लो, इसका हो जाएगा कितना, 6x माइनस 4x, कितना आंसर आया, 2 इज इक्वल टू 2x। अब ये बताओ, ये भी क्या बच्चों वाला खेल है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द डिफाइंड फंक्शन। ओहो कैसे होगा, फंक्शन इज इक्वल टू, देखो मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ दिस। अगर मैं तुमको नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना सिखाऊं ना, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, अगर सिर्फ मैं देख के बताऊं, यहाँ पे देखो ये फंक्शन क्या है, ये एक मॉडुलस फंक्शन है ना, ये एक मॉडुलस फंक्शन है, आप नॉर्मल तरीके से भी फंक्शन रीडिफाइन करके कर सकते हो, ये मॉडुलस फंक्शन है, और ये भी क्या है, ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है। और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है भाई कॉन्टिन्यूअस होता है, हर जगह होता है कि नहीं होता कॉन्टिन्यूअस, चलो अच्छी बात है मैडम होता है। और अगर मैं बोलूँ कि दोनों मॉडुलस फंक्शन को जब माइनस करोगे, आपने सीखा था अलजेब्रा में, अगर f और g दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सीखा था ना, उनके दोनों का डिफरेंस भी क्या होता है, दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब फंक्शन फुल कॉन्टिन्यूअस हुआ, उसने बोला है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्या जब फंक्शन फुल कॉन्टिन्यूअस है तो क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, कोई नहीं होगा बेटा जी, आंसर विल बी 0, देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर आपको करना है ना, आपको लगे ऐसा नहीं कर सकते, तो आप फंक्शन को रीडिफाइन करके कर लीजिए, मैंने आपको रीडिफाइन करना भी सिखाया है, चेक कर लीजिए कि आप फंक्शन पे कोई भी पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए अगर कि जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, तो मुझे बता देना, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये है बहुत ही इजी तरीका फटाफट से करने का, क्योंकि एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें टाइम ले लेना। जैसे 10 स्क्वायर 2x है, 10 स्क्वायर की वैल्यू आपको आती है, नहीं निकालना आता, बट आपको सेकंड स्क्वायर का आता है, सो वी कैन चेंज 10 स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज दैट, सेकंड स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1, ऐसे तो चेंज करना आता है ना, चलिए जी कर लीजिए, लिमिट लिखते रहेंगे बाद में। नाउ वी कैन सेपरेट इट, सेकंड स्क्वायर ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx। सेकंड स्क्वायर 10x का क्या होता है, इट विल बी 2 2x डिवाइड बाई 2 और माइनस x। अब लिमिट पुट कर लेते हैं कहां से, 0 से लेके π/8, और ये वाला भी 0 से लेके π/8। क्लियर है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे 1/2 ऑफ क्या आएगा आपके पास, tan ऑफ 2 इंटू π/8 माइनस 0 माइनस ऑफ π/8 माइनस 0। समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही चीजें, तो ये कितना देगा, π/4 देगा। यहाँ से आपके पास आएगा 1/2 tan π/4 का वैल्यू होता है 1 माइनस ऑफ π/8, तो आंसर कितना है आपका, ये आपका पास 8 ले लो जरा, ये 4 माइनस पाई, चूज कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 माइनस पाई डिवाइड बाई 8, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन क्या है आपके पास, देख लीजिए, आपके पास आपको डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए डॉट बी आपको दिया है, दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी।
और मैग्नीट्यूड वी कैन सी। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस इंटू दिस। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो क्या सिंपल क्वेश्चन है, कॉस थीटा किसके बराबर आया 1/2 के बराबर, तो थीटा किसके बराबर हो गया 60 डिग्री के बराबर। 1/2 किस पे होता है 60 डिग्री पे, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही है चीजें? देखो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठंड लग रही है, कुछ भी हो रहा है, मुझे नहीं पता, ठंड तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चलिए फटाफट कर लेते हैं। देखो सेक्शन ए खत्म होने वाला है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। आपको दिया है ए क्या है, ए 2x2 का मैट्रिक्स है और इसमें कितने एलिमेंट आएंगे भाई, वो बोल रहा है कि इट इज ए एलिमेंट, ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by this is this। तो अगर आप यहाँ पे देखें 2x2 का जब उसने एलिमेंट बनाया तो कितने बने, 1 2 3 4 4 बने ना। ये तो आपको पता है 2x2 का जब एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, जितने भी आप रो और कॉलम आपके पे होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं उन दोनों को, उतनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो उसने रीजन क्या दिया, तो ये तो हमारे पास होगी ट्रेस ट्रू हो गई ये वाली स्टेटमेंट। अब उसने बोला कि ए क्या है 4x2 का है, 4x2 का मैट्रिक्स है, मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, उसमें 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि देन एलिमेंट्स इन ए विल बी व्हाट 5। तो ये तो गलत होगी ना, उसकी बात तो गलत है, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो पहले वाला ट्रू है, दूसरे वाला फॉल्स है, तो क्या होना चाहिए ए बी और सी, बताइए फटाफट से। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, इट विल बी सी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन ही नहीं है उसका, तो वो तो अलग दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो ए ट्रू है और बी फॉल्स है, आपके पास क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वी कैन राइट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये स्टेटमेंट ही गलत है। कभी भी आप साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x या फिर नहीं लिख सकते, या फिर यू कैन नॉट राइट इट एज वेल एज साइन एक्स ऑफ होल इनवर्स। जब पहले वाला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, पहले वाला ही ए ही गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन कितना हो गया, डायरेक्टली आंख बंद करके लगा दो, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इन दोनों की बात करेंगे। फाइंड ए एंड बी, ए और बी आपको वैल्यू दी है, निकालनी है। ए दिया है आपको ट्वाइस ऑफ बी के बराबर, और ये कंडीशन आपको दे रखी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट है 12 के इक्वल। चलिए अब इसको अगर आप निकालने बैठोगे तो जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सीधी सीधी आइडेंटिटी होती है। वेक्टर ए स्क्वायर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमको दे रखी है, ए का वैल्यू किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, तो रख दीजिए 4 ऑफ। अब मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ, क्यों, क्योंकि सिंपल चीजें हैं और इतना टाइम अगर इसमें लेंगे तो वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी, और ज्यादा लंबी बनाने की जरूरत नहीं है ताकि आप लोग भी बोर ना हो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू आ गई कितनी, इट विल बी, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे 4 था तो इट विल बी 2। बी आ गया, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए भी तो निकालना है ना हमको, तो ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए विल बी ट्वाइस ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू 4। देखिए हो गया फटाफट से 2 नंबर का आंसर आपके पास आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर, और में है दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द 2 वेक्टर्स। एक बात बताओ, कोई भी 2 वेक्टर अगर दिए हैं, उनके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर होता है तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, उसका मतलब होता है कि आपको उन दोनों का क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो सीधी सीधी सी बात है, निकाल दीजिए क्रॉस। क्रॉस कैसे निकालना है आपने, क्रॉस कैसे निकालते हैं आप, आई जे एंड के। सबसे पहले ए के कॉम्पोनेंट लिखेंगे 4 3 के 1, उसमें लिखेंगे बी के 2 -1 और 2, और अपना निकालेंगे क्या, ए क्रॉस बी का हम वैल्यूज निकाल देंगे। कितना आएगा ये, अगर आप इसको चेक करेंगे ये आएगा आपके पास 7i - 6j - 10k, ठीक है। बट आपको क्या निकालना है, आप यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, सपोज आई टेक दिस इज इक्वल टू वेक्टर सी, तो आपने निकालना है सी कैप। सी कैप का मतलब क्या होता है, वेक्टर सी इटसेल्फ डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 7i - 6j - 10k, और नीचे आएगा इसका मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 49 + 36 + 100, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, इसमें प्लस माइनस करना मत भूलना। क्यों नहीं भूलना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ऊपर की डायरेक्शन भी हो सकता है, दैट कैन बी इन द नीचे वाला डायरेक्शन ऑल्सो। तो नीचे भी हो सकता है माइनस में भी, और ऊपर भी हो सकता है, तो प्लीज राइट डाउन प्लस माइनस साइन। बात समझ में आ रही है कैसे करना है, चलिए अच्छी बात आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, फिर से ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आधा ऑलमोस्ट आधा पेपर हम कर चुके हैं। चेक द रिलेशन इज व्हाट, सिमेट्रिक और सिर्फ हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। क्या रिलेशन दिया है, 1 2 3 4 5 हमें 6 एलिमेंट्स दिए हैं। रिलेशन हमारे पास है कि y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा, सपोज मैंने 1 और 2 ले लिया, सपोज मैंने 1 और 2 ले लिया, 2 1 से डिविजिबल होता है, अच्छी बात है, बट क्या 1 से
1 2 से डिविजिबल होता है, 2 is divisible by 1, this is correct, but is it this condition true? Is 1 divisible by 2? No, so this condition does not hold for symmetry. तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की क्या रिलेशन क्या है, जैसे कि सपोज मैंने लिया क्या क्या लू, 2 is divisible by 5 and 4 is divisible by 2, और इसका मतलब क्या हुआ कि 4 भी डिविजिबल बाय किससे है, 1 से। ठीक है, ये होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। चेक करना जरा, आप लोगों को अगर लगता है कि कोई और रिलेशन नहीं हो रहा है तो ये ट्रांजिटिव होगा, ये हम बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक बट दिस इज ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके और वाले क्वेश्चन की। क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। थोड़ा आगे लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। फटाफट से कर लेते हैं इसको। अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या देता है, पाई बाय 4 देता है, चलिए अच्छी बात है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं आती। कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू होती है माइनस कितना, माइनस पाई बाय 3, बट डस माइनस पाई बाय 3 लाई बिटवीन 0 टू पाई बाय 5। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, नहीं करता। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करने के लिए हम क्या करेंगे उसको पाई में से माइनस कर देंगे। यू विल हैव 2 पाई बाय 3, अब तो लाई करेगा ना 2 पाई बाय 3, चलिए अच्छी बात है, 2 पाई बाय 3 करेगा, सो 2 पाई बाय 3 विल बी हियर। और यहाँ पे अगर बात करें साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 6 का मतलब होता है माइनस ऑफ पाई बाय 6, और माइनस पाई बाय 6 तो लाई करता है माइनस 90 से 90 के बीच में, ये तो करता है ना। तो यहाँ पे कितना दे देगा, यहाँ पे माइनस साइन के साथ दे देगा पाई बाय 6 आपको वैल्यू। Now you need to just simplify it. It will be 12. It will be 3 pi plus 4 plus 8 pi minus this will be 12. कितना आया 9 this is 11 minus 2. This is 9 pi by 12 and the answer will be 3 pi by 4. So this is how easy this question. You will directly get 2 marks for this question. ठीक है, सो समझ में आ गया, बात समझ में क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो क्वेश्चन में बेटा सीधा सीधा लिखा हुआ है कि फंक्शन क्या है, शो दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब आपको चेक नहीं करने की वो होगा कि नहीं होगा, शो दैट है मतलब वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, सिर्फ आपने बताना है कि कैसे होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करता है, कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करनी है तो लिमिट x टेंड्स टू एट दैट पॉइंट फंक्शन शुड बी इक्वल टू एट दैट पॉइंट, क्योंकि फंक्शन पे उस पॉइंट पे और लिमिट टेंड्स टू अगर उस पॉइंट तक है तो दोनों पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, सेम आना चाहिए। और चेक किस पे करनी है, 0 पे चेक करनी है। तो f ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं तो c की वैल्यू 0 है, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 पे कितना वैल्यू दिया है, 2 दिया है। इसका मतलब हमने राइट हैंड साइड अपना चेक कर लिया, ये तो हमारे पास 2 है। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx क्या दिया है हमको, sin x बाई x प्लस cos x। आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मैंने आपको समझाया था, क्या कहता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, दैट यू कैन सेपरेट द लिमिट्स एंड देन यू कैन सॉल्व। चलिए मैंने लिमिट सेपरेट कर दिया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। अगर आप यहाँ पे देखें ये चीज क्या है, ये चीज हमेशा हमारे पास 1 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास 1 होता है प्लस लिमिट यहाँ पे 0 पुट करिए, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आंसर कितना आया, 2 आया। तो देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, दोनों क्या हो गए, सेम आ गए। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी उसने बोला हुआ है शो दैट फंक्शन इज व्हाट, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, और हमने फंक्शन किसके लिए इंक्रीजिंग करना है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0। चलो चेक कर लेते हैं कैसे। फंक्शन आपको दिया हुआ है e टू द x माइनस 1 e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, अब इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव सबको निकालना आता है। व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या होगा यहाँ पे, ये होगा, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो x माइनस 1 फर्स्ट रख लिया और सेकंड का डेरिवेटिव सेम रहेगा, प्लस सेकंड को सेम रखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव विल बी 1 प्लस 1। If you simplify it, it will be x e to the power x minus e to the power x plus e to the power x। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x to the power x। अब ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, बताइए। ये ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 नहीं होगा। क्यों, पहली बात तो ये कि हम x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला वैल्यू ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और ये e to the power जो x है दैट लाइज ऑलवेज इन बिटवीन 2 to 3, तो ये तो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता ही होता है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए ना लास्ट सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं कितने, 2 माइनस 1 माइनस 2 और डायरेक्शन कोसाइन बताने। बताओ इससे सिंपल क्या सीखोगे भाई, डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हैं, डायरेक्शन रेशियो सीधा सीधा क्वेश्चन है। रेशियो आपको दे रखे हैं, कोसाइन बनाने हैं, कोसाइन बनाने के लिए क्या बनेंगे,
तीनों को सेपरेट लिख लीजिए, कितनी बार बताया मैंने, और नीचे क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए इनके स्क्वायर करके सम से डिवाइड, 4 + 1 + 4, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4 + 1 + 4। ठीक है, तो कितना आंसर है, 4 + 1 कितना 9 हो गया। सो 2/3 it will be -1/3, it will be 2/3. This will be the direction ratios, sorry cosines. ठीक है, तो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, फिर से मैं बोल देती हूँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए। देखो आपको नहीं समझ में आ रहा ना, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक प्रेस कर दीजिए। आई डोंट हैव एनी इशू, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, पर सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगर अगला वीडियो आए तो मिल जाए टाइम से। ठीक है, अब ये थोड़ी सी थक गए हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। 2 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए पढ़िए क्या लिखा है। बुरी बात यह है कि समय कम है, हमारे टाइम कम है ना हमारे पास पेपर्स में, लेकिन अच्छी बात ये क्या है कि टाइम अभी भी है, अभी भी समय है। तो रिमेम्बर दीज वर्ड्स, अभी बोर्ड्स में टाइम बहुत कम बच गया है। ठीक है, बहुत कम है, पता है मुझे, बट ये है कि टाइम है, अभी हमारे पास है 1.5 मंथ। तो इस मोटिवेशन के साथ स्टार्ट विद योर सेक्शन नंबर सी। सॉल्व करते हैं फटाफट से। नाउ ये हमारे पास है, यहाँ से देख के पता चल जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों से किससे होगा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल कह रहा है, सेपरेट दिस क्वेश्चन। जितना मुझे लग रहा है देख के, यस आई कैन सेपरेट दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसको आई कैन राइट, इफ आई राइट इसको 1/e⁴y, तो आई कैन राइट इट व्हाट, आई कैन राइट इट 2 + e⁴y अपॉन e⁴y। यस आई कैन सेपरेट दिस। आप लोग जरा करके देखिएगा, मैं सेपरेट कर पा रही हूँ, आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। अब क्या करेंगे इसके, इफ आई कैन सेपरेट इट, हाउ कैन यू सेपरेट, y के y के पास ले जाइए और z के सॉरी x के x के साथ ले जाइए। तो e⁴y अपॉन 2 + e⁴y dy इक्वल्स टू, इंटीग्रल तो लगाने पड़ता है, dx अपॉन x + 1, पहले लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं। चलिए ये हो गया, उसके बाद इंटीग्रल लगाना दोनों साइड। अब इधर आप देखो, इधर log ऑफ x + 1 मतलब होता है log ऑफ x + 1, dx अपॉन x + 1 अगर नीचे है तो log ऑफ x + 1, बिकॉज dx/x का मतलब log ऑफ x होता है, प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं log c। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करें मैडम, एक बात बताओ, इसको अगर मैं t पुट कर दूं तो क्या देगा, सेम फंक्शन देता है ना। सो dy = dt हो गया, ये तो सीधे सीधा सा है। सो इंटीग्रल dt अपॉन t, और dt अपॉन t का मतलब हो जाएगा log ऑफ 2 + e⁴y इज इक्वल टू, फंक्शन को जो भी था हमारा पहले आया था राइट हैंड साइड में उसको लिख दीजिए प्लस log c। अगर क्वेश्चन होता है जनरल सॉल्यूशन का तो यहाँ तक करके छोड़ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन किसका है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, क्योंकि उसने बोला है y0 x0। तो y0 x0 का मतलब है y0 पुट कर दीजिए, x0 पुट कर दीजिए, ये कितना देगा, ये देगा log ऑफ 2 + 1, क्योंकि e⁴0 1 देगा, इज इक्वल टू ये देगा log 1 का मतलब 0, और ये देगा इज इक्वल टू log c। log c का मतलब आया यहाँ से कि log c का वैल्यू हो गया log ऑफ 3, log ऑफ 3 का मतलब c इज इक्वल टू हो गया 3 का वैल्यू, और इसको पुट कर दीजिए कहाँ पे, जो आपका जनरल सोल्यूशन आया था। यू विल हैव log ऑफ 2 + e⁴y इज इक्वल टू log ऑफ x + 1 प्लस log ऑफ 3। देखिए आपको आगे सॉल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है, लिख लीजिए, यहाँ पे छोड़ना है यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू नहीं है, आंसर मैच नहीं करना, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। कैसे करना है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, x ऑफ 1 - x होल पावर n। एक बात बताओ, अगर कैन वी मल्टीप्लाई दिस इनसाइड द ब्रैकेट, नो वी कैन नॉट, लेकिन अगर थोड़ी सी चीजें बेहतर हो जाएं, ये n हट जाए यहाँ से और n इधर आ जाए तो हम वो कर सकते हैं। सो whenever you are solving with the definite integrals, just apply property number। देखो 1 नहीं लगेगा, 2 नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि आपका जो फंक्शन होता है that you can replace your x with the f of sum of the limits minus x। इससे कर सकते हैं, वही करके देख लेते हैं। 0 और 1 हमारी लिमिट है, तो I will be equals to 0 to 1, क्या है यहाँ पे 1 + 0 - x, तो ये हो जाएगा 1 + 0 - x। ये लो 1 - x हो गया, और यहाँ से 1 - -1 of this, और ये हो जाएगा n। और अब इसको अगर आप सॉल्व करें 1 - x ऑफ प्लस x, सॉरी 1 है ये, दिस विल कैंसिल आउट, तो आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा 0 to 1 इट इज 1 - x, और यहाँ पे सिर्फ x⁴n बच जाएगा। देखिए अब तो आप कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रल कितना हुआ, इट विल बी x⁴n dx माइनस x⁴n + 1 dx। अभी तो कर सकते हैं ना, अभी देखो हंसी आ गई चेहरे पे, स्माइल आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम कर सकते हैं, खुश हो गए। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, x⁴n + 1 डिवाइड बाई n + 1, कहां से लेके 0 से लेके 1 पे, और इसका क्या हो जाएगा x⁴n + 2 डिवाइड बाई n + 2 पे, 0 to 1। अभी तो मजा आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है।
अब तो बोर नहीं हो रहे, चलिए हो रहा भी नहीं बोर, मैं पढ़ा रही हूँ ना। तो यहाँ पे 1 रखिए, 1/n+1, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा n+2। अब इतना परफेक्ट हो जाओ कि क्वेश्चन को देखते हैं ना फटाफट से हो जाए। अब n+2 करिए, जस्ट एलसीएम लीजिए, -1 और -1 ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/n+1 n+2। चलिए खत्म कहानी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखो 28 कर रहे हैं, 38 होते हैं, 10 क्वेश्चन बाकी है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। फटाफट से वीडियो पॉज करके अगर खाना पीना है तो कुछ खा लीजिए, कॉफी ले आइए, चाय ले आइए, मेरे भी ले आइए यार, मुझे भी आई ऑल्सो रिक्वायर, ठीक है, मेरे लिए भी कोई भिजवा दो। रात के कितना बज रहा है, आई थिंक 2 बजने वाले हैं, कितना बजने वाला है, नहीं 1 बजा है अभी। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं फटाफट से, 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, 1 घंटा और लग जाएगा फटाफट से करने में। चलिए अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए अगर ये क्वेश्चन में x ऊपर ना होता तो नीचे हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, ठीक है, लेकिन ऊपर अगर x है, अब नीचे ये भी होता है कि हम x स्क्वायर को t पुट कर देते, ऊपर x आ जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर x स्क्वायर को t पुट कर भी दिया तो इस वाले x का क्या करोगे, ठीक है। तो इसके पास एक अच्छा सा हमारे पास मेथड होता है कि व्हाट यू डू, हमारे पास मेथड होता है कि न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, क्या आ जाएगा 2x + 3, डिनोमिनेटर ये है तो 2x + 3, इसका 0 + b। अब क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2ax + 3a + b, ठीक है। अब इक्वेट करना, a और b जो इंट्रोड्यूस किया है उनकी वैल्यूज भी तो चाहिए होती है ना, तो व्हाट विल बी वैल्यू, 2a का वैल्यू हो जाएगा 1 और a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1/2। और यहाँ से अगर आप देखो 3a + b का वैल्यू कितना था, 3a + b का वैल्यू था 0, तो दिस विल गिव मी b का वैल्यू -3/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। चलिए अब इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए उठा के, कहाँ पे, अपने क्वेश्चन में, जहां पे आपने सेकंड स्टेप शुरू किया था। दिस वाज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1/2 ऑफ 2x + 3 - 3/2 ऑफ, लिख दिया। अब अगर आप देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं था, क्वेश्चन के नीचे ना डिनोमिनेटर में था कुछ, तो उस डिनोमिनेटर से ना थ्रू आउट क्वेश्चन को आप डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। इधर भी कर दिया, इधर भी कर लेते हैं, चलो x² + 3x + 2। अब बोलोगे मैडम ये नहीं था, क्वेश्चन में इंटीग्रल का साइन भी तो है, इंटीग्रल का साइन है, ओहो मैं तो भूल गई, चलो इंटीग्रल का साइन भी लगा लेते हैं, ये लो तुम खुश रहो बस, ठीक है। अभी मैडम dx भी है, लो भाई dx भी लगा दिया, भूलना नहीं कुछ भी, ठीक है। अभी हो गया। नाउ इफ यू सी दिस वी नीड टू फाइंड आउट, अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, 1/2 ऑफ, अगर आप देखो नीचे वाले को t पुट करने पे मुझे डायरेक्टली ऊपर वाला मिल जा रहा है 2x + 3, 2x + 3 मिल रहा है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट आंसर विल बी dt/t -3/2। अब इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, अब ये सिंपल हो गया ना, अभी विदाउट x के न्यूमरेटर में कोई x कुछ नहीं, 1 हो गया। नाउ वी कैन सॉल्व इट यूजिंग बाय मेकिंग द होल स्क्वायर। कैसे बनाते हैं होल स्क्वायर, जो भी कोएफिशिएंट हमारा x का होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको आधा करते हैं, उसको हाफ करते हैं और उसके स्क्वायर से हम क्या कर देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, यही करना होता है। एंड यू विल हैव दिस, क्या बनेगा यहां से आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा, इट विल बी 1/2 ऑफ log ऑफ t माइनस, मैं यहां तक छोड़ूंगी, आप आगे करेंगे इसका आंसर, ठीक है, dx अपॉन होल स्क्वायर में बना देती हूँ, फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा x + 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 9/4। तो अगर आप यहां से देखें आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा dx अपॉन x² + a² का फॉर्मूला। अब देख लो इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फटाफट से बता दो क्या होता है, नीचे क्या है 4 ना, दिस वाज 4, तो मेरे हिसाब से माइनस का फॉर्मूला बनना चाहिए, माइनस का, क्योंकि यहाँ से आएगा 8 - 9 -1/4 आएगा, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। देख लो कौन सा फॉर्मूला होता है, 1/2 a वाला होता है ना, log ऑफ x - a / x + a। वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकालिए। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई लव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस। अब तो आप लोगों को भी आ गए होंगे, मैंने सिखा दिया है। 3 rotten apples are mixed with the 7 fresh apples। मतलब आपके पास कुछ rotten apples हैं, rotten को मैं R से डिनोट कर देती हूँ, rotten apple है हमारे पास 3 और fresh है हमारे पास 7, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 10, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी rotten apple की क्या होगी, यहाँ पे 3/10 होगी, बड़ी अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेश की क्या होगी, 7/10 होगी, ठीक है। इंटेलिजेंट हो गए हो आप सब लोग, सब समझ में आ गया आप लोगों को। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन निकालना किसका, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स का, मतलब जो हमारा एक्स हो गया वो क्या हो गया, हमारा रोटन एप्पल्स हो गए। कितने ड्रॉ करने हैं, इफ 3 एप्पल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट का केस है भाई, ध्यान रखना।
एक को निकालना, एक को डालना, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? अगर 3 एप्पल हम निकालते हैं, हो सकता है सारे 0 हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालनी आती है ना, क्योंकि 1 मार्कर में भी आ सकता है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका क्या, मीन निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो निकालना है। चलिए x इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि हमने जितने भी एप्पल निकाले वो सारे कैसे निकाले, सारे के सारे हमने फ्रेश निकाले, एक भी क्या रोटन नहीं निकला। तो फ्रेश का मतलब कितना हो जाएगा, 7/10, 7/10 इंटू 7/10, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, विच इज इक्वल टू 343 डिवाइड बाई 1000। इज इट क्लियर? अब x इक्वल टू 1 का मतलब है कि भाई फ्रेश एप्पल 2 निकले हैं, उनमें से एक रोटन निकला है। अब इस रोटन की पॉसिबिलिटी इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, तो वी कैन से थ्राइस, ठीक है, क्योंकि FFR प्लस FRF प्लस RFF तीनों पोजीशन पे आ सकता है। जरूरी तो नहीं है कि लास्ट में निकलेगा रोटन, हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे निकल जाए, मिडिल में निकल जाए। सो दिस विल गिव मी व्हाट, 3 ऑफ दिस इज 7/10 इंटू 7/10 इंटू 3/10, कितना आया, दिस विल बी 441 डिवाइड बाई 1000। क्लियर है? अब बात करते हैं व्हेन यू आर हैविंग x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 में क्या होगा, दिस टाइम वी आर गेटिंग ओनली वन फ्रेश एप्पल एंड अदर्स आर रॉटन वन। अगेन इट कैन हैव द फ्रेश वन हैव द पोजीशन 3 पोजीशंस, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से इट विल बी थ्राइस ऑफ 7/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10 एंड द आंसर विल यू विल हैव इज 189 डिवाइड बाई 1000। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? अब लास्ट की बात करते हैं, व्हेन यू हैव x इज इक्वल टू 3 मींस ऑल द ड्रॉन एप्पल्स आर रोटन 1। तो इसका क्या हो जाएगा रोटन 1 का, 3/10, it will be 3/10 and it will be 3/10. So your answer will be equals to 27 divided by 1000. Is it clear? अब बात करेंगे कि हमारा अब बनाना क्या है, मीन निकालना है ना, तो मीन से पहले you need to make your probability distribution table. देखो टेबल नहीं बनाई ना, टेबल का नंबर मिलता है, अगर आपने टेबल नहीं बनाई तो शायद आपका एक नंबर कट जाए, ठीक है, इसलिए मैं बनाने सिखाती हूँ बार बार। तो ये आपका x हो गया, सॉरी कैपिटल है, x हो गया, ये आपका px हो गया। अब x की वैल्यूज थी क्या क्या, 0 थी, 1 थी, 2 थी और 3 थी, ठीक है। 0 के करस्पॉन्ड में क्या प्रोबेबिलिटी आई थी, दिस वाज 343 डिवाइड बाई 1000, और 1 के करस्पॉन्ड में क्या थी, दिस वाज 441 डिवाइड बाई 1000, फिर इट वाज 189 डिवाइड बाई 1000 एंड दिस वाज 27 डिवाइड बाई 1000। इज इट क्लियर? अब तीनों का सम, अब कैसे चेक करना है कि आंसर सही नहीं आया कि नहीं आया, आपने क्या करना होता है, न्यूमरेटर के साथ को जोड़ के देख लीजिए, अगर 1000 डिवाइड बाई 1000 आ गया तो आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज नॉट। मतलब अगर आप सारा जोड़ के देखें प्रोबेबिलिटीज का, न्यूमरेटर को जोड़िए, अगर 1000 आया न्यूमरेटर, क्योंकि ऑलरेडी नीचे 1000 है, इट शुड बी आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आया मतलब आपने कुछ गड़बड़ की, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज सैंपल स्पेस, ठीक है। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका मीन। मीन कैसे निकलता है, मीन वही x इंटू एफ एक्स जैसे करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू, दिस इज x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, और समीशन ले देना साथ में, मतलब मल्टीप्लाई करना है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो 0 इंटू जब इसको करोगे तो ये तो 0 बनेगा, इसके नेक्स्ट आएगा 1 इंटू 441 डिवाइड बाई 1000 प्लस 2 इंटू 189 डिवाइड बाई 1000 प्लस 3 इंटू 27 डिवाइड बाई 1000. And if I'm not wrong, you will have from here 900, I think so, divided by 1000, and you will have 9/10 as your answer. This will be your mean. So this will be your mean. This is your question number 9. Let's move on to question number 30. This question I will not going to do it. This you will do by yourself. This is very simple question. और ये trust me, +3 marks का free का question आएगा आपके पास, और ये 100% में से लिखवा लो, ये क्वेश्चन पेपर में 100% आने वाला है, और ये नंबर आपको लेने ही लेने हैं। ये बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, ग्राफ नहीं गलत होना चाहिए। आप लोग ये खुद करेंगे, बताएंगे मेरे को हैव यू डन और नॉट इन द कमेंट सेक्शन। गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। चलिए इंटीग्रल बात करते हैं, लिमिट के बारे में बात करेंगे बाद में। पहले x ऑफ tan इनवर्स x कैसे सॉल्व करना है इसको। अगर आप इसको देखो तो ये दो फंक्शन है, यहाँ पे अलजेब्राइक है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कैसे लगाते हैं, बाई पार्ट्स लगाते हैं, आइलेट रूल लगाते हैं। आइलेट मतलब इनवर्स वाला आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और दूसरे वाला हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। क्या होता है आइलेट टू बाई पार्ट्स का रूल का मतलब क्या होता है, कीप योर फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, देन अगेन यू नीड टू टेक इट्स इंटीग्रल, यही होता है। चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे।
क्या होता है यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन सेकंड का ये आ जाएगा माइनस, नाउ फर्स्ट का डेरिवेटिव विल बी दिस इनटू x स्क्वायर बाई 2, सॉरी मैंने डायरेक्टली लिख दिया, सॉरी ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, एंड dx। ठीक है, इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर कितना आएगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर, 1/2 को बदला बाहर लिख लेते हैं और लिमिट गोज 0 to 1। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नाउ अब इसको हम कैसे सॉल्व करें 1/2, दिस इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाउ टू सॉल्व इट। देखिए बहुत सिंपल सा है इसको मेथड सॉल्व करने का, +1 और -1 कर दीजिए और सेपरेट कर दीजिए एक बार +1 के साथ, तो क्या देगा 1/2, 0 to 1 है ये देगा dx 0 to 1 क्योंकि 1 हो जाएगा, और जब इसके साथ करोगे इसके साथ तो ये देगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये देगा यहाँ से 1/2 ऑफ, अगर आप इसको लिमिट पुट करोगे तो वो जब 1 पुट करोगे तो इट विल बी tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 और बाकी 0 पे तो 0 दे देगा, तो ये आ जाएगा आपका पास। और अगर आप यहाँ पे वापस पुट करें 1/2 ऑफ, ये कितना देगा π/4, चलिए ये π/4 आ गया, माइनस 1/2 ऑफ, ये देगा x और x का हो जाएगा 1 - 0 प्लस ये कितना देगा tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, 1/a tan इनवर्स x by a, तो ये देगा tan इनवर्स ऑफ a का वैल्यू तो 1 है, तो x ऑफ 0 से लेके 1 पे। ठीक है, तो आप अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आएगा π/8 माइनस 1/2 प्लस जब यहाँ पे रखेंगे तो π/4 देगा और -0 देगा, सो π/4, और सॉरी इसमें 1/2 लिखना भूल गई मैं, यहाँ पे 1/2 है, तो ये देगा π/8, तो कितना हुआ ये आपके पास आएगा 2π/8 माइनस माइनस 1/2, और यहां से आ जाएगा आपके पास π/4 माइनस 1/2, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे करना है, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। देखिए बहुत से फटाफट क्वेश्चन होने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं सेक्शन डी पे, पहुंच गए हम सेक्शन डी पे, फटाफट से खत्म हो जाएंगे अभी। चलिए बात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल है, सर्कल ड्रॉ करना आता है सबको, ड्रॉ करें फटाफट से सर्कल, बस थोड़ी देर की बात हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पढ़ाई करनी जरूरी है, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, पढ़ाई ही जिंदगी है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ मेहनत कर रही हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ जाग रही हूँ। ठीक है, चलिए सर्कल है आपके पास, रेडियस दिया है a, 0। चलिए अब दे रखा है उसने कि इस सर्कल को ना एक लाइन कट ऑफ कर रही है, लाइन क्या है x = a/2, ये लो भाई हो गई लाइन, x = a/2, ये लो कट ऑफ कर दिया। वो बोल रहे हैं आपने, अब आप देखो जो लाइन कट कर रही है वो सीधा नहीं बनाइए, ये लाइन जो कट कर रही है ये बड़ा वाला एरिया है और ये स्मॉलर वाला एरिया है, उसने हमें स्मॉलर पार्ट का पूछा है, तो स्मॉलर पार्ट का कैसे निकलेगा, हमारे पास ये वाला एरिया निकालना है हमको। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, अगर आप देखें ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, ये हमारा है a/2 का वैल्यू ना, ये वाला ये रहा। तो इंटीग्रल की अगर बात करें तो लिमिट की लगेगी, इंटीग्रल a/2 से लेके a तक का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब फंक्शन कौन सा लेंगे, फंक्शन क्या लेंगे, फंक्शन देखो ये वाला फंक्शन अगर मैं लूं तो यहां से यहां तक ये मेरा पूरा एरिया कवर, इस एरिया अंडर द कर्व पूरा एरिया कवर करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और ये कर्व है किसका, ये है सर्कल का। सर्कल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे a² माइनस x² अंडर रूट में, क्यों, क्योंकि हमें y dx चाहिए होता है, y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, a² माइनस x² विद अंडर रूट साइन। ठीक है, अब दूसरी बात हमें पूरा निकालना है, नीचे वाला भी तो निकालना है ना, तो नीचे वाला अगर आप देखो दिस इज नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ द अबव, तो जस्ट मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसका अगर आप देखो दिस इज द स्पेशल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, देखो 5 नंबर में कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है उसने, लिमिट विमिट कुछ नहीं निकालनी है आपने, सीधा सीधा अपने लिमिट को पकड़ के उठा के रखना है, अपने फंक्शन को देखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, देखो इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता बेटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला x/2 ऑफ, ये फंक्शन सेम आता है पहले, और फिर प्लस ऑफ a²/2, यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स ये आता है पक्का, देख लो साइन इनवर्स a by दिस, और लिमिट लगा देना a/√2 से लेके a। और फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता देना कि क्या आंसर सॉल्व करके आया, क्योंकि मैं इसके आगे नहीं करने वाली, आप लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होती जा रही है, मेरा मोटिव है आपको चीजें सिखाना, वीडियो छोटा बड़ा करना मोटिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, बट क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर मुझे फटाफट से बताएंगे आप, करने के बाद देखते हैं कौन कौन मुझे आंसर इसका बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज डिविजिबल बाय 5 इज इन इक्विवेलेंस। अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें, उसने हमें प्रूव करने के लिए बोल दिया इक्विवेलेंस है, इसका मतलब ये फंक्शन, ये कभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी रहा होगा, ये सिमेट्रिक भी रहा होगा और ये ट्रांजिटिव भी रहा होगा।
हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि वो कैसे होगा। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है ना? मेरे साथ पढ़ने में हमेशा मजा आता है बच्चों को, लेकिन अगर मैं सामने से पढ़ाती हूँ तो और ज्यादा मजा आता है। चलिए, बिकॉज आई कैन लाइक टॉक विद द स्टूडेंट्स, मुझे उनकी फेसेस पढ़ने में, उनके एक्सप्रेशंस पढ़ने में बड़ा मजा आता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी क्या कह रहा है? क्या कहता है कि अगर हमने कोई भी एलिमेंट उठा दिया हमारे गिवन सेट में से, तो उसका डबलेट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहता है कि a माइनस ए। ए माइनस ए का मतलब क्या है? 0। 0 डिविजिबल बाय 5 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। कोई भी वैल्यू को, कोई भी नंबर को आपस में आप माइनस कर लो, 0 आंसर आना है हमेशा, और वो हमेशा डिविजिबल बाय 5 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फंक्शन भी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में लेते हैं ए और बी, दो एलिमेंट उठा लिए मैंने। वो बोल रहा है कि a माइनस बी क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है। तो भाई एक बात बताओ, अगर a माइनस बी 5 डिविजिबल बाय 5 है, तो उसका जो नेगेटिव b माइनस ए होगा, वो भी तो डिविजिबल बाय 5 होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर नेचुरल की बात होती या होल नंबर्स की बात होती तब ये स्टेटमेंट फॉल्स होती, बट हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में तो प्लस और माइनस दोनों हमारे इंक्लूड होते हैं, तो इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में लेते हैं ए, बी और सी बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब हमने ले लिया a माइनस बी। अगर a और b को लिया तो a माइनस बी डिवाइड करेगा 5 को, b और c को लिया तो b माइनस सी भी डिवाइड करेगा क्या? 5 से डिवाइड होगा। सॉरी, a माइनस बी विल बी डिविजिबल बाय 5 एंड b माइनस सी आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब कोई दो नंबर, एक बात बताओ, कोई दो नंबर अगर a माइनस बी का, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 ऑफ लैम्डा, और b माइनस सी को भी हम क्या लिख सकते हैं? 5 ऑफ सम यू लिख लेते हैं। हमें बताना है कि a और c, हमें अभी a और c को चेक करना है, तो हम दोनों को क्या कर देती हूँ? मैं ऐड कर देती हूँ। a माइनस बी प्लस ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स, दोनों में 5 कॉमन है तो लैम्डा प्लस म्यू लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब a माइनस सी डिवाइड बाई 5 आई कैन राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा a माइनस सी है वो भी क्या है? डिविजिबल बाई 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? a c बिलोंग्स टू ऑल्सो योर रिलेशन। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो जाएगा आपके पास? ट्रांजिटिव हो जाएगा। एंड दिट मीन्स आपके पास अभी रिफ्लेक्सिविटी भी आ गई, आपके पास ट्रांजिटिव भी आ गया, आपके पास ट्रांजिटिव भी आ गई, और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सब आ गई। इसका मतलब एक गिवन रिलेशन हमारे पास क्या हो गया? दिस विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ यू नीड टू प्रूव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर। देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ, जल्दी ही पढ़ाना है क्योंकि बहुत धीरे धीरे पढ़ाने का टाइम नहीं है। ठीक है, आपको अगर लग रहा है तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फटाफट से। बट ये इतनी चीजें टफ नहीं है कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ी हुई है चीजें। चलिए बात करते हैं फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए वेक्टर कार्टेशियन और दोनों में निकालनी है। हम पहले कार्टेशियन की बात कर लेते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। कार्टेशियन फॉर्म हमें दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर टू, दो लाइनों के परपेंडिकुलर वो होगी और पास करेगी किसी एक पॉइंट से। एक बात बताओ, कोई भी अगर हमें लाइन पॉइंट से पास करानी है तो उसकी क्या इक्वेशन ऑफ लाइन होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? हमारे पास होती है x माइनस x1, x1, y1, z1 हमारे पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स हमारे दिए हैं 1, 1, 1। तो क्या ना इसे x माइनस a 1 डिवाइड बाई a, y माइनस 1 डिवाइड बाई b एंड z माइनस 1 डिवाइड बाई c। a b c होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे वो कैसे आएंगे उसकी चलो हम देख लेते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन जो हमको निकालनी है, बट ये अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि ये पॉइंट्स तो पास करके हमने दिखा दी 1, 1, 1 से, बट हमें इसकी वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन रेशियोज भी पता होना चाहिए। तो वो तो नहीं पता, वो पता करते हैं कैसे। अब उसने बोला कि जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस किस के? ये लाइन सपोज ये है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन की और इस लाइन की, दो लाइन दे रखे हैं ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसके परपेंडिकुलर है। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन क्या होते हैं? डायरेक्शन जो रेशियोज होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन विद द सम विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको पहले वाले को, इसका जैसे इसका तो एबीसी हो गया, और पहले वाले की अगर बात करें तो 1, 4 और 1, 2 और 4 है। तो कैन आई राइट 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 4 इंटू सी इक्वल्स टू 0 पहले वाले के साथ। तो इट विल बी a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले की अगर इसी तरीके से ये वाले लाइन की भी क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दिस विल गिव मी द इक्वेशन a प्लस 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ 3 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व। नहीं मैडम हमको करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ा नहीं है ना? बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ाते। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो कुछ नहीं होता, दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक यू हैव स्टडीड डिटर्मिनेंट्स। जैसे डिटर्मिनेंट्स है और क्रॉस प्रोडक्ट है ना,
उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये कब काम आता है, जब वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशन एक कम है मेरे पास। जैसे यहाँ पे अगर 3 इक्वेशन आपके पास होती तो यू कैन इजीली सॉल्व ए बी एंड सी, बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन काम आएगा। जैसे हम क्रॉस करते हैं ना, वही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे करते हैं। आईजे के लिखते हैं, यहाँ पे ए बी और सी लिखेंगे जिनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इक्वल टू कर लेते हो, बी को माइनस ले लेना, ए और सी प्लस रहेंगे। जैसे डेरिवेटिव में होता है ना कि पहले वाला एलिमेंट प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, तो वही करना है यहाँ पे भी। अब जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है, सपोज ए की वैल्यू निकालनी है, आपने ए के नीचे की वैल्यू निकालनी है, तो ए को जरा छुपा लीजिए, जैसे क्रॉस करते हैं, और बी और सी का निकाल के हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का वैल्यू निकालेंगे। यू हैव 2 4 3 4, तो कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 12, दिस विल बी 8 माइनस 12। बी के साथ अब बी को छुपा लीजिए, इट विल बी 4 माइनस 8। अब सी को छुपा लीजिए, सी का निकालना है, तो इट विल बी 3 माइनस 4, ठीक है। तो कितना वैल्यू आया, यू विल हैव a डिवाइड बाई माइनस 4, यू विल हैव b डिवाइड बाई 4 ओनली, एंड यू विल हैव c डिवाइड बाई माइनस 1। लेट्स टेक दिस इज समथिंग इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हुआ, a विल बी इक्वल्स टू माइनस 4 लैम्डा, b विल बी इक्वल्स टू 4 लैम्डा, एंड c विल बी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है बात। चलिए अब बात कर, अब a और b c की वैल्यू आ गई, हाँ जरा पुट कर दीजिए। यू विल हैव द कार्टेशियन फॉर्म व्हाट, इक्वेशन भी आ जाएगी, सॉरी, x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 4, एंड दिस इज इक्वल्स टू z माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। लेकिन हमको क्या निकालनी है, हमको वेक्टर भी निकालनी है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। a क्या होता है, आपका पॉइंट होता है, मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है, i 1 1 1, तो i प्लस j प्लस k एंड प्लस लैम्डा टाइम्स b क्या होता है, वेक्टर होता है, जो उसने अब आपने निकाला, ये रहा माइनस 4i प्लस 4j एंड माइनस k, ये आपका हो जाएगा कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म दोनों, ठीक है। आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा और दिया है, ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स। एंगल बिटवीन द लाइन्स मतलब जो लाइन आपको गिवन है ना, उनके बीच में एंगल निकालना है। कैसे निकालते हैं एंगल, क्या होता है दो लाइनों के बीच में एंगल, cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई क्या होता है आगे, a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट इज a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, मजा आ रही है चीजों में। a1 a2 b1 b2 की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या a1 a2 b1 b2, ये रहा 1 2 4 2 3 4। सो फ्रॉम हियर यू विल हैव 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 4 into 4, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे यू विल हैव 1 plus 4 plus 16, and here you will have 4 plus 9 plus 16, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, cos इनवर्स ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू विल हैव 24 डिवाइड बाई रूट ओवर 21 into रूट ओवर 29। दिस विल बी योर एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन द टू गिवन लाइंस। क्लियर है बात, तो ये पूरा क्वेश्चन करना, आधा नहीं छोड़ना, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन डी। फिर हमारे पास सिर्फ केस स्टडी बचेंगी, केस स्टडी 10-15 मिनट में फटाफट से खत्म हो जाएंगे और वीडियो भी खत्म हो जाएगी। तो जाना नहीं कहीं भी, आराम से पढ़ाई करिए, बहुत 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 इजी चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आपके पास दिया है एक मैट्रिक्स दिया है, आपको इनवर्स निकालना है। ये वाला क्वेश्चन भी बेटा 100% आने वाला है पेपर में, 100% आपके पास आने वाला है, 5 मार्क्स में आना है। प्लीज डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ए दिया है, इनवर्स निकालना आता है, कैसे निकालते हैं इनवर्स, इनवर्स का वैल्यू होता है बेटा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है वैल्यू। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना आता है सबको, बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं आता है तो निकाल लो, क्योंकि मैं समझाऊंगी नहीं, फटाफट से इसको खत्म करते हैं। कैसे आएगा ये, ट्वाइस ऑफ, कैसे करते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज, किसी के वाइज भी निकाल लो, सबका सेम आंसर है। 2 मैं फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग निकालती हूँ ऐसे, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो इट विल बी -4, इट विल बी +4 प्लस 3 ऑफ -6 प्लस 4 प्लस 5 ऑफ 3 -2, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो आ जाएगा आपके पास 0, यहां से आएगा आपके पास -6 और ये हो जाएगा +5, या आपका -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इनवर्स क्या होगा आपका, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडजॉइंट की। एडजॉइंट निकालेंगे तो कितना आएगा, एडजॉइंट विल बी इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, पहले माइनस निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, और फिर कोफैक्टर्स निकालने के लिए साइन चेंज करते हैं, फिर ट्रांसपोज लेते हैं। आता है निकालना, मैंने आपको दोनों तरीके से सिखाया, ट्रेडिशनल मेथड से भी, शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट कैसे अप्लाई करनी है, कब करनी है, दैट ऑल्सो यू नो, ठीक है। तो बट ट्राई
शॉर्ट के चक्कर में या लॉन्ग के चक्कर में गलत नहीं कर देना, ध्यान से करनी चीजों को। अगर आप निकालो इसको एडजॉइंट को, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप निकालिए मेरे साथ बैठ के। यू विल हैव हियर प्लस माइनस, अगर मैं फटाफट इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी 0 2 1, और यहाँ से आएगा आपके पास -9 1 -9 -5 2 23 and 30. Take the transpose. You will have here 0 2 1. Transpose में क्या होता है? Convert row to column, column to row. -1 -9 -5 and 2 23 30. ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट। और आप इनवर्स निकाल लीजिए। अगर आप इनवर्स की वैल्यू की यहाँ से बात करें, क्या होता है नीचे सिर्फ 1/-1 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली अंदर, तो आपके पास सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा इनवर्स का? ये एडजॉइंट ऑफ ए के क्या जाएगा 0, ये -2 -1 195 -2 -23 एंड -30। ठीक है, यहां से सीधा सीधा इनवर्स का वैल्यू आ गया। मैंने -1 को भी ना मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, उसने बोला है कि यूजिंग ए इनवर्स ओनली आपको यही सॉल्व करनी है 3 इक्वेशन, इसी इनवर्स को यूज करके। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ए इनवर्स निकाला और फिर जब ये तीनों इक्वेशन देखेंगे ना, यहाँ से भी ए और ए, एक्स और बी निकालेंगे और फिर से इनवर्स निकालने बैठ जाएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है और जो बार बार बच्चे करते हैं। जब उसने बोल दिया कि इसी ए इनवर्स को यूज करके आपको क्वेश्चन करना है, मतलब इसी को यूज करके ही आपको क्वेश्चन करना है। बात समझ में आ रही है? कैसे? अगर आप इसको सॉल्व करें, कैसे निकालते हैं? आप ए यूज करते हैं ना अपना। देखो, अगर आप इसका ए निकालोगे 2 3 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ना 2 3 1, -3 2 1, -3 2 1, 4 -2 -5 5 -4 -2 5 -4 -2। बेटा वही तो दे रखी है, कुछ अलग नहीं है। तो क्या करना है आपने? आप क्या कहते हो, आप ए एक्स इक्वल टू बी लिखते हो, ठीक है, और फिर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालते हो। और अगर आप देखो, ए आपका सेम गिवन मैट्रिक्स है जो आपके पास नीचे इक्वेशंस में दिया है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को उठाकर डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेना है। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? 0 -2 -1। आपने बिल्कुल भी नहीं उसको अलग से चेंज करना है। 195 एंड दिस विल बी -2 -23 वाज देयर -13 वाज देयर। और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, दैट इज 11 -5 एंड -3। और फिर आपने क्या कर देना, बस आपने इनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा? It will be -5 + 6 -22 -45 plus 69, and you will have -11 -25 minus it was -9 plus 39। आप सिंप्लीफाई करिए, यू विल हैव इट what 1, यहाँ से कितना आएगा 67, दिस 2, और यहाँ से कितना आएगा विल बी 3। तो आपका जो वैल्यूज आया एक्स वाई जेड का, दैट विल बी x is 1, y is 2 and z is 3। सो x आपका 1 आ गया, y is equals to 2 and z is equals to 3। दिस इज योर आंसर। और इतना करते ही आपको सीधे सीधे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द कंडीशन इज योर कैलकुलेशंस आर प्रिसाइज एंड अप टू द मार्क। ठीक है, चलिए सेक्शन डी खत्म, सिर्फ सेक्शन ई की बात आते हैं फटाफट से। अब ये 15 मिनट की बात है, 15 मिनट में तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस स्टडी बहुत सिंपल सी है। क्या दिया है? प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है px के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट प्रॉफिट है आपके पास -6x² + 120x + 2500। ठीक है, वो बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द फंक्शन व्हेन प्रोडक्शन इज 3 यूनिट्स। प्रॉफिट फंक्शन निकालना है किसमें, कि जो प्रोडक्शन x है हमारा, वो क्या देखो लिखा है, x का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। तो x को रिप्लेस कर देना 3 से और माइनस वैल्यू करके निकाल लेंगे। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ डेरिवेटिव नहीं, कोई इंटीग्रल नहीं, कुछ भी नहीं। और आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, -54 प्लस यहाँ से 120 × 3 आएगा प्लस 25,000 है। और आप इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल हैव 25,306। ये आपके पास आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। उसने बोला P डैश। P डैश का मतलब क्या होता है? P डैश मतलब आपको डेरिवेटिव अब निकालना है। डेरिवेटिव क्या होगा, -12x + 120। ठीक है, और ये P डैश निकालना किस पे, 5 पे निकालना है। तो कितना हो गया, -60 + 120 एंड द आंसर विल बी 60 डिग्री। सॉरी 60 आंसर आपका, डिग्री नहीं है, डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसी का उसने बोला फाइंड द इंटरवल इन विच प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जब आपका डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब कितना आएगा यहाँ पे, -12x
प्लस 120 ग्रेटर देन 0, यही था आपका डेरिवेटिव। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यू विल हैव माइनस 12x ग्रेटर देन माइनस 120। ठीक है, जब आप इसको करेंगे फर्दर तो x लेस देन 10 आएगा। तो x लेस देन 10 का मतलब आया इंटरवल बनेगा, इंटरवल कहां से, यहां से यहां तक, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से ये। बीटा जी बिल्कुल गलत बात है, क्यों? इंटरवल हम यहाँ पे x हमारा प्रोडक्शन है, कंपनी का कुछ काम है, वो प्रोडक्शन कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इंटरवल हमेशा 0 से लेके इन्फिनिटी बनेगा। प्लीज डोंट राइट माइनस इन्फिनिटी, नंबर कट जाएंगे, सिर्फ ये सही होगा। 0 से इन्फिनिटी का 0 से 10 का इंटरवल होगा जहां पे फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा, नेगेटिव में वैल्यूज नहीं जाएंगी। अगर मैं कोई कमोडिटी बना रही हूँ, कोई मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, सपोज मैंने टॉयज ही बनाने हैं, तो टॉयज का नंबर ऑफ नेगेटिव में जाएंगे, नंबर ऑफ टॉयज नहीं ना, तो 0 टू इन्फिनिटी, और 0 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा वो भी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लास्ट फंक्शन पार्ट की। फाइंड द प्रोडक्शन व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्शन मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है जहां पे प्रॉफिट क्या हो हमारा, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी दिखाना है। प्रॉफिट फंक्शन क्या था, माइनस 12x था प्लस 120x था, 120 आया था p डैश निकालने के बाद। ठीक है, अब x कैसे निकालते हैं, x की निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, ये हो गया जहां पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, अब मैक्सिमाइज भी तो करना है ना, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, डबल डेरिवेटिव लेते हैं, डबल डेरिवेटिव विल बी माइनस 12 विच इज लेस देन 0, और लेस देन 0 का केस आते फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। बस खत्म, फाइंड द प्रोडक्शन पूछा था, बाकी तो और कुछ पूछा नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया, डन क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 37। इन ए कॉलेज एन आर्किटेक्चर डिजाइन ऑडिटोरियम फॉर इट्स कल्चरल एक्टिविटीज पर्पस, द शेप ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम इज रेक्टेंगल। अरे भाई इससे भी सिंपल क्या लोगे, ये लो रेक्टेंगल है, एक लेंथ दिया है, एक ब्रेड दिया है, ठीक है, एक पेरीमीटर दिया है फिक्स। अब देखो उसने फिक्स पेरीमीटर बोला, और जो चीज फिक्स होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, जो चीज फिक्स होती है वो क्या होती है, वी ट्रीट दैट एज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट है क्या यहाँ पे, ये हमारा है पी, जो पेरीमीटर होता है। उसने बोला है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर करिए कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस के। एल एंड बी रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेड्थ, और फाइंड द रिलेशन बिटवीन एल बी एंड पी। अरे बाबा कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी, कैसे कैसे मतलब ये कोई क्वेश्चन होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू एल प्लस बी। ये लो हो गया आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, 3 के नंबर है। नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर एज द फंक्शन ऑफ एल। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, लेकिन उसने बोला कि एरिया में बी नहीं आना चाहिए, इट शुड बी फंक्शन ऑफ एल ओनली। तो यहां से निकाल लेते हैं एल की बी की वैल्यू, कितना हो जाएगा, पी माइनस 2l अपॉन 2, दैट विल बी योर बी। क्लियर है, सो यहाँ पे रख देते हैं, इट विल बी p माइनस 2l डिवाइड बाई 2 इंटू एल। हो गया, दिस विल बी माई फंक्शन। और अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी pl माइनस 2l स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हमारा फंक्शन आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब उसने बोला है कि कॉलेज मैनेजर ने, तीसरे वाले पार्ट में जो कॉलेज मैनेजर है वो इंटरेस्टेड है किसमें, मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ फ्लोर। मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, डी ए बाई डी एल, क्योंकि पी तो कांस्टेंट है, एल ही को हमारे पास बचा है, सो पी माइनस 4l डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वल टू 0 के, तो यहां से क्या आएगा, एल का वैल्यू कितना आया, कितना आएगा, 4l इक्वल्स टू p आएगा ना, तो l का वैल्यू आया p बाई 4। तो l इक्वल्स टू p बाई 4 पे फंक्शन क्या देगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। हमें l की वैल्यू निकालनी है, तो l कितना आ गया, p बाई 4 आ गया। ठीक है, और मैक्सिमाइज भी कर देते हैं जरा। मैक्सिमाइज कैसे करेंगे इसको, डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, p माइनस 4l, p माइनस 4l डिवाइड बाई 2, तो इसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, p तो कांस्टेंट है 0, सो माइनस 4 आएगा सिर्फ, दिस विल बी माइनस 4। यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा से, डबल डेरिवेटिव विल बी माइनस 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 4 विच इज लेस देन 0, तो एरिया क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। हो गया, अब बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। एल भी निकाल लिया, उसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑल्सो। मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा, एरिया क्या था, एल इंटू बी था। ठीक है, अब मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा, एरिया की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। एल की वैल्यू क्या आई थी, एल की वैल्यू आई थी p बाई 4। ठीक है, एल था p बाई 4, बी कितना था, बी वो p बाई 2 माइनस एल। ठीक है, और ये p बाई 2 माइनस एल का वैल्यू क्या आया था, अभी p बाई 4 आया था, तो दिस विल गिव मी व्हाट,
दिस विल गिव मी p/4 अगेन। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, p/4 इंटू p/4। सही किया था हमने। सो द एरिया विल बी p²/16। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे निकाला था ना अभी L का वैल्यू p/4, तो उसको यहाँ पे पुट कर देना है। ये हमारा पास रिलेशन पहले से था, इसको वी कैन राइट p/2 सेपरेट करके, और ये हो जाएगा -L। यहाँ पे p/2 एज इट इज, L का वैल्यू p/4, सिंप्लीफाई करिए, यू विल हैव p/4 ओनली। ठीक है, सो पुट कर दीजिए देखिए L और B दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर आएंगे, तो दिस विल बी द मैक्सिमम एरिया। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से कर लेते हैं, बस 2 मिनट और। हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए। इन ए ऑफिस 3 एम्प्लॉयज, विनय, सोनिया एंड इकबाल। थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं इसको। 3 लोग हैं, एक है विनय, एक है सोनिया और एक है इकबाल। ठीक है, उन लोगों का ना कुछ काम है। क्या काम है अब इनका, दे आर इन प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। कोई फॉर्म है, उसकी इनकमिंग कॉपीज को वो प्रोसेस करते हैं। विनय प्रोसेस कितना करता है, विनय करता है 50%, सोनिया करती है 20% और इकबाल करता है 30% ऑफ द फॉर्म्स को प्रोसेस। ठीक है, बात हो गई। तो दीज आर माई इवेंट E1, इवेंट E2, दिस इज इवेंट E3। ठीक है, अब बात करते हैं कि विनय हैज एन एरर रेट ऑफ, अब इनका जब कुछ काम कर रहे हैं तो गलती होने के चांसेस तो है, तो एरर रेट है उनका सबका कुछ। एरर रेट विनय का है 0.06 और सोनिया जी का है 0.04 और ये इकबाल जी का है 0.03। ठीक है, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन में एरर रेट होता है ना गलत करने का, पर आपका बहुत ज्यादा होता है, इनका तो बहुत कम है। ठीक है, उसने बोला है कि फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन द प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म। तो ये जो हो गया वो हमारा हो गया कमिटिंग ऑफ एरर, जो हम कमिट एरर कर रहे हैं, कमिटिंग एरर में हमारा ए हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये जो दिया हुआ है, दिस इज A/E1, दिस इज A/E2 एंड दिस इज A/E3। ठीक है, अब वो मेरे से क्या बोल रहा है, वो मेरे से बोल रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल निकालना आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये करता है ना इसमें। सो 50% इंटू 0.06, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कमिटिंग द एरर, प्लस 20% इंटू 0.04 प्लस 30% इंटू 0.03, दिस विल बी टोटल। उसने भी कोई फेवरेबल नहीं पूछा, हम जो नीचे टोटल डिवाइड करते हैं ना वही टोटल है ये हमारा भी। ठीक है, अब यू सिंप्लीफाई इट, इट विल बी व्हाट, ये आपके पास आएगा 0.030 प्लस 0.0008 प्लस 0.009 एंड इफ यू एड दैम यू विल हैव 0.047, ये आ गया टोटल। ठीक है, देखिए यहाँ करते ही आपको 2 नंबर मिल जाने हैं इसके। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू ए क्वालिटी चेक। ठीक है, उसको क्वालिटी चेक भी करना है, और ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट्स ए फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डे आउटपुट ऑफ द प्रोसेस्ड फॉर्म। इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम एज उसमें एरर है जिसने उसने सिलेक्टेड किया, तो बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय। अब एक बात बताओ, विनय कोई काम करता है प्लस कोई काम वो विनय नहीं करता, ठीक है, नोट विनय, तो उनका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है ना। जैसे कोई भी इवेंट का E प्लस E डैश क्या होता है, 1 होता है। तो उसने हमारा बोला इस बार कि हमारा जो फेवरेबल केस होगा वो विनय होगा, विनय हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, विनय फेवरेबल और नीचे आ जाएगा टोटल। अगर आप देखो, पर उसने क्या बोला, उसने नोट बोला, बेटा ध्यान से करो, नोट विनय बोला है। तो मैं अगर विनय का निकाल लूं तो नोट ए के लिए, नोट विनय के लिए मैं 1 में से माइनस कर दूंगी। बात समझ में आ रही है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, E1 बाई ए, क्योंकि विनय हमारा फेवरेबल केस है। अब अगर आप देखो टोटल कितना आया था हमारे पास, 0.047 आया था, तो उसमें यहाँ पे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो। और फेवरेबल कौन सा वाला था इसमें हमारा, विनय ये वाला था ना, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला विनय था, तो इसका हमारा फेवरेबल को यहाँ उठा के डाल दो। देखो कुछ नहीं किया हमने, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 47। और लेकिन ये विनय वाला आया है, ठीक है, विनय का आया है, हमें निकालना है नोट विनय का। तो नोट विनय का क्या हो जाएगा, नोट विनय का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 30 डिवाइड बाई 47 एंड दिस वाज इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाई 47, दैट्स इट। और यहाँ पे इतना करते हैं आपको बिना फ्री के नंबर मिलेंगे, 2 क्वेश्चन 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 38 एंड दिस इज एंड ऑफ द पेपर नंबर 1 ऑल्सो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज लाइक कर दीजिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज डिसलाइक ऑल्सो। एंड सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि यहाँ से मॉक टेस्ट सीरीज हम कर सकते हैं, ताकि आई कैन डू लाइक, मुझे ना बहुत सारे पेपर्स आपके पास 10, 12, 15 क्वेश्चंस का मेरा पेपर का टारगेट है, वो मैं कंप्लीट करूंगी नेक्स्ट टाइम। इसको करिए फटाफट से,
और कीप प्रैक्टिसिंग। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 लेके आऊंगी, जरूर आऊंगी। फिकर की बात नहीं है कि मैडम करेंगी नहीं करेंगी, इसको कंप्लीट करिए। इसमें कोई डाउट्स है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से मिलेंगे, जल्दी से मिलेंगे पेपर नंबर किसके साथ, 2 के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय, थैंक यू।